हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूँ एपीसी। दोस्तों हम पढ़े थे फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था तरंग पर वेव फ्रंट वाला चैप्टर चल रहा था। आप कह सकते हैं एक चैप्टर तो तरंग प्रकाश की। तो आज इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हम व्यतिकरण के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। उसके जो व्यतिकरण की जो अगले वाले पॉइंट है उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम दोस्तों। तो उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों यंग नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने दो स्लेटों के बीच में कुछ ऐसा प्रयोग किया था जिससे वो व्यतिकरण को समझाना चाहता था। क्या समझाना चाहता था दोस्तों? व्यतिकरण को समझाना चाहता था। इस प्रयोग को कहते हैं दोस्तों यंग का द्विस्लेट आप कह सकते हैं। यंग का द्विस्लेट प्रयोग भी कह सकते हैं दोस्तों, और व्यतिकरण द्विस्लेट संबंधी व्यतिकरण प्रयोग कह सकते हैं दोस्तों। और इसके कई टाइप के नाम हैं, लेकिन द्विस्लेट प्रयोग ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। जो दो स्लेटों इसने क्या किया कि दो स्लेटों के माध्यम से व्यतिकरण को समझाने के लिए एक प्रयोग किया था। उसमें दोस्तों इसने क्या पाया, उसमें इसने क्या पाया कि फ्रिजमों की स्थिति पाई गई दोस्तों। इसने क्या पाई दोस्तों? फ्रिजमों की स्थिति पाई। अर्थात मतलब इसने कहा कि द्विस्लेट का यह व्यतिकरण प्रतिरूप वास्तव में दोस्तों जो फ्रिंज थे जो हमारे, उन फ्रिंजों के दीप्त व अदीप्त फ्रिंज बनाता है, उसको प्रदर्शित करते थे दोस्तों। दीप्त और अदीप्त फ्रिंज को प्रदर्शित करते थे। ये द्विस्लेट प्रयोग के द्वारा उसने प्रदर्शित किया था वास्तव में। और वास्तव में दोस्तों एक बात और बताई इसने कि एक बार फिर आपको बता दूं मैं, सन 1801 ईस्वी में सर थॉमस यंग ने द्विस्लेट प्रयोग द्वारा प्रकाश की व्यतिकरण को दर्शाया। द्विस्लेट का यह व्यतिकरण प्रतिरूप वास्तव में फ्रिंजों का एक ऐसा समूह है दोस्तों, जो इसने प्रयोग समझाया था। ये फ्रिंजों का दोस्तों ऐसा समूह है जो दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज के से मिलकर बना है। यानी कि जो उसमें जो फ्रिंज थे वो दो प्रकार के थे, या तो दीप्त थे या फिर अदीप्त थे दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों अगला पॉइंट आता है वो है फ्रिंजों की स्थिति। फ्रिंजों की स्थिति दोस्तों जो पहले आती है वो है संपोषी व्यतिकरण के लिए। संपोषी व्यतिकरण के लिए दोस्तों संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या था, इसमें कह सकते हैं आप एक हिसाब से दीप्त फ्रिंज के लिए। संपोषी व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज का प्रयोग हुआ था दोस्तों। तो दीप्त फ्रिंज के लिए इसने एक डायरेक्शन बनाई थी दोस्तों। वो क्या थी कि x बराबर n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ठीक है, जहां n बराबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट आप कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, x बराबर n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जो कैपिटल D स्मॉल d थी वो रिप्रेजेंट क्या कर रही थी? स्मॉल d किसको रिप्रेजेंट कर रही थी दोस्तों? स्मॉल d दोनों स्लिटों के बीच वाले पार्ट को, दोनों स्लिटों की मध्य दूरी को रिप्रेजेंट कर रही थी। दोनों स्लिटों के मध्य दूरी, और जो कैपिटल डी थी दोस्तों वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? वो कर रही थी दोस्तों जो प्रकाश स्रोत होता है, मतलब कि जो यहाँ पर दो स्लिट लगाए थे, स्लिट व जो पर्दा लगा था दोस्तों, जहाँ पर्दे पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रहे थे, उस पर्दे के ये पर्दा यहाँ पर ये जो स्लिट थी, इस पर्दे की दोनों के बीच की दूरी को कैपिटल डी से बंद कर रहे थे दोस्तों। एक टाइप से आप कह सकते हैं पर्दे व स्लिट के बीच की दूरी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों? कैपिटल डी से। और स्मॉल डी किसकी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्लिटों की मध्य दूरी को। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर।
और दोस्तों यहाँ पर जो n बराबर 0 अगर हमने रख दिया, कहने का मतलब n बराबर यहाँ पर 0 रख दिया तो x बराबर टोटल 0 हो जाएगा इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, अर्थात n बराबर 0 दोस्तों केंद्रीय फ्रिंज को प्रदर्शित करता है दोस्तों, प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी में अगला हम क्या लिखते हैं दोस्तों, ये तो संपोषी वाला हो गया। अगला दोस्तों हमारा विनाशी व्यतिकरण के लिए, कौन सी कंडीशन थी, आइए देखते हैं। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए सेम टू सेम बहुत कुछ मैच करती है इससे कंडीशन। विनाशी व्यतिकरण के लिए दोस्तों हल्का सा अंतर है दोनों में, संपोषी और विनाशी में। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए बस इतना है कि यहाँ पर जो हमारा विनाशी है उसमें x के फॉर्मूले में x बराबर 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d, ये फॉर्मूला बन गया था दोस्तों। और यहाँ पर जो कैपिटल डी है सेम वही, स्लिट से पर्दों के बीच की दूरी, और स्मॉल डी दोनों स्लिटों की मध्य दूरी दोस्तों। ठीक है, ये तो गई दोस्तों हमारी फ्रिंजों की स्थिति। जो फ्रिंज होती हैं उनकी जो स्थिति थी उसके बारे में तो ये हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब देखते हैं उसका अगला वाला पॉइंट क्या था, फ्रिंज चौड़ाई। दोस्तों ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल जो होते हैं वो इन्हीं के आधार पर किए जाते हैं ज़्यादातर, तो इनको मिस ना करें। फ्रिंज चौड़ाई दोस्तों दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को ही फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। अगर आप x n पर मान लीजिए हमने x1 पर कुछ माना है फ्रिंज और x2 पर कुछ माना, तो उन दोनों के बीच की दूरी हम किससे निकल जाएगी, x2 माइनस x1 से। उसी पर हमने xn पर कोई फ्रिंज माना तो उसका आता है n लैम्डा डी अपॉन डी, यही फॉर्मूला है दोस्तों, n लैम्डा डी अपॉन डी। थोड़ा गलत है, कैपिटल डी अपॉन डी। और वहीं पे हम सेम टू सेम अगर इसकी जगह है xn+1 अर्थात एक पद आगे ले लें, तो एक पद आगे लेके क्या हुआ दोस्तों, n+1 कर लें। एक पद का मतलब एक जोड़ दें, उसमें एक पद आगे ले लें तो n+1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो कुल मिलाकर जो हमारी जो दूरी निकलती है, दूरी को किससे डिपेंड करता है दोस्तों, फ्रिंज चौड़ाई को उसमें बीटा से दोस्तों। कुछ जगह दोस्तों आपको w से भी डिपेंड किया हुआ होगा, तो हर जगह अलग अलग है, उससे कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा। बीटा बराबर xn+1 माइनस xn, इन दोनों का मान रखिए n+1 माइनस n, डायरेक्टली करें हम लैम्डा डी अपॉन डी। एक स्टेप मैंने बीच में गैप कर दिया है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो निकल के आता दोस्तों बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये हमारा फ्रिंज चौड़ाई। क्या दोस्तों, ये हमारा फ्रिंज चौड़ाई है दोस्तों। बीटा बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, फ्रिंज चौड़ाई को रिप्रेजेंट करता है। अगला वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों, उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, उससे पहले आपको मैं एक न्यूमेरिकल कराता चलूँ ताकि आपको पता पड़ जाए कि न्यूमेरिकल में आते कैसे टाइप से ये क्वेश्चन।
दोस्तों ये कोई तरंग इसमें क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तो शॉर्ट में लिख दूंगा ऊपर। वैसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट में ऊपर लिख दूंगा, आप फिर आपके लिए सॉल्यूशन पूरा करूँगा, ठीक है। तो 4,500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की कोई का प्रकाश 1.5 मिमी की दूरी पर रखे हुए दो स्लिटों पर डाला जाता है दोस्तों, ठीक है। और स्लिटों से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले से बताता रहा हूँ कि जो भी चीज़ होती है इनमें पॉइंट क्या करते हैं, जो हमको चीज़ दी जाती है उसको पॉइंट कर लेते हैं, जो पूछा जाता है उसको पॉइंट कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है हमारा दोस्तों तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 4,500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सेकंड वाला जो क्या कह रहा है, ये सेकंड वाली में कंडीशन में कह रहा है कि 1.5 मिमी की दूरी पर रखी है दोनों। मैंने आपको क्या बताया था, स्मॉल डी दो स्लिटों की मध्य दूरी 1.5 मिमी, ठीक है। और जो कैपिटल डी जो पर्दे की दूरी की बात कर रहा है, पर्दे स्लिट के बीच की दूरी कितना दे रहा है दोस्तों, ये पर्दे स्लिट के बीच में दूरी इस सवाल में है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो फ्रिंज चौड़ाई की मान पूछ रहा है, अर्थात बीटा बराबर कितना होगा, यही पूछ रहा है ना। सॉल्यूशन करते हैं। ये लैम्डा बराबर 4,500 का 4,500 एंगस्ट्रॉम में होता है, डी 1.5 मिमी, मीटर में बदल देंगे दोस्तों इसको, तो ज़्यादा सॉल्यूशन बेटर हो जाएगा हमारा। हमने ये मीटर में बता दो कितना आएगा दोस्तों, -10 मीटर। और ये कैपिटल डी बराबर आएगा 50 × 10⁻² मीटर। अब निकालिए बी बराबर आता है, बी बराबर क्या था फॉर्मूला, लैम्डा डी अपॉन डी, 4,500 × 50 × 10⁻² अपॉन 1.5 × 10⁻³ 25 × 5 अपॉन 15। सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों ये 10⁻², 2 जीरो इसके कारण, 2 माइनस के इसके, 1 प्लस का 50 वाला, और 3 ये माइनस के, 1 इधर को गया तो 1 और माइनस का 4, और 4 ऊपर गए तो फिर प्लस के 4, 15 × 45, 3 पंजे 15 इंटू 10⁻², 2 से 2 खत्म 5। ये है दोस्तों फ्रिंज की चौड़ाई, बीटा मतलब फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया फ्रिंज की चौड़ाई के फॉर्मूला। ये अगर आप यहाँ से देखें इस सवाल को, तो इसका जो मान आएगा वो किस टाइप से आएगा वो देखिए। दोस्तों इसमें एक चीज़ एक चीज़ रह गई है, वो क्या होती है, आपने नोट किया, मैंने आपको आपके सामने सारे फॉर्मूलों को बदला, बस इस एंगस्ट्रॉम को बदला नहीं। एंगस्ट्रॉम को बदलेंगे तो क्या करते हैं दोस्तों, 10⁻−10 का जब मीटर में करते हैं तो ये गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 10⁻−10 का गुणा हो जाएगा, आगे भी 10⁻−10 का गुणा। ओके फ्रेंड, तो इस पूरे सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पर आता है बनते है 10⁻−10 1.5 × 10⁻664 आ गया दोस्तों। यहाँ से निकल के आता है 1.54 × 10⁻4। ये वाली सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो ये निकल के आएगा फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या निकला है, ये हमारा दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये सब मीटर में दी हुई राशियाँ हैं। किस में दी हुई राशियाँ दोस्तों, मीटर में दी हुई है। मीटर इसका मात्रक इसका लैम्डा का मात्रक मीटर में दिया हुआ है, क्योंकि हमने मीटर में चेंज करा यहाँ पे। ये कैपिटल डी का भी मात्रक मीटर में चेंज किया, और स्मॉल डी का मात्रक भी हमने मीटर में चेंज किया। तो जब हम तीनों मीटर में चेंज कर दिए तो उसके बाद इसका जो इसका वो आएगा, क्या नाम है, आप कह सकते हैं जो इसका मात्रक आएगा वो भी मीटर में आएगा। अगर हम एक चीज़ बताएं यहाँ दोस्तों, ऐसे हमारे ये मिमी था, अब दोबारा से हम इसको मिमी में ट्रांसफर करते हैं तो किस टाइप से करेंगे, बराबर 0.15 मिमी, ठीक है।
ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगला दोस्तों कला संबंध और कला संबंध स्रोत, इसके बारे में जरा आपको जानकारी देता चलूँ। कला संबंध और कला संबद्ध कह सकते हैं, तथा कला असंबद्ध स्रोत, थोड़ा सा इसे नहीं लिखा, कला असंबद्ध स्रोत। ये इनका मतलब क्या है दोस्तों, इनका मतलब क्या है, आइए जानकारी करते हैं। दो प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। दो प्रकाश स्रोत, एक S1 मान लिया, दूसरा S2 मान लिया, दोनों समान आवृत्ति की किरणों को उत्सर्जित करें। दो प्रकाश स्रोत हैं, दोनों समान आवृत्ति की प्रकाश किरण कह सकते हैं, फिर कोई भी तरंग कह सकते हैं, तरंगों को उत्सर्जित करें दोस्तों। तो इसमें एक कंडीशन और लागू होती है, क्या वो, जहां पर जिनके बीच में दोस्तों कलांतर जो है, उन दोनों की आवृत्ति, जो प्रकाश स्रोत तरंग उत्सर्जित कर रहे हैं, उन तरंगों के बीच का कलांतर समय पर डिपेंड ना हो, समय पर निर्भर ना करे, तो ऐसे कलांतर, ऐसे स्रोतों को क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत। और तथा वहाँ जहाँ पर दोनों प्रकाश स्रोत असमान आवृत्ति की, समान आवृत्ति लिख देता हूँ एक बार, समान आवृत्ति तथा कलांतर समय पर डिपेंड ना हो, कलांतर समय पर निर्भर ना हो दोस्तों, वो है कला संबद्ध तथा असमान आवृत्ति तथा कलांतर दोस्तों उन दोनों का, इसमें भी समय पर डिपेंड ना हो, निर्भर ना हो। ये असंबद्ध स्रोत, ठीक है। अब दोस्तों फ्रिंजों का विस्थापन, एक नई चीज आई, फ्रिंजों का विस्थापन। फ्रिंजों का विस्थापन, ये क्या होता है दोस्तों, यदि टी मोटाई और म्यू अपवर्तनांक, कितना, म्यू अपवर्तनांक की कोई पतली छड़ कह सकते हैं, या फिर कोई आप माध्यम कह सकते हैं, या फिर एक पतली पारदर्शी पट्टिका, कौन सी पट्टिका, पारदर्शी पतली पट्टिका तरंगों के गमन के रास्ते के बीच में रख दी जाए, तरंगों के गमन के रास्ते के बीच में रख दी जाए, तो उस कंडीशन में क्या कह रहा है ये सवाल, ये कंडीशन क्या कह रही है, रख दी जाए, कहने का मतलब कि किसी एक व्यतिकारी तरंगों के पथ में रख दी जाए, तो वायु में प्रभावी पथ का मान, जो वायु में प्रभावी पथ का मान है, इसका वायु में प्रभावी पथ का मान μ-1 गुना बढ़ जाता है। इतना दोस्तों क्या होता है, बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम जानते हैं दोस्तों फ्रिंज की चौड़ाई वाला फार्मूला क्या था हमारा,
v बराबर लैम्डा, ठीक है। लैम्डा के बाद क्या था हमारा, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, लैम्डा स्मॉल डी अपॉन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये हमने निकाला था xn+1 माइनस xn, इस वाले फॉर्मूले से हमने ये वाला फॉर्मूला फ्रिंज की चौड़ाई का निकाला था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रिंजों का विस्थापन होगा दोस्तों वो कितना होगा, फ्रिंजों का विस्थापन कितना होगा उसके बारे में है ये। डेल्टा x बराबर डी अपॉन डी, लैम्डा की जगह दोस्तों यहाँ पर देता है μ-1 इंटू टी, μ-1 इंटू टी। तो ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है, और ये फार्मूला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रिंज की चौड़ाई वाला फार्मूला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये दोस्तों जो हमारी कैपिटल एक्स है ये क्या है, फ्रिंजों का विस्थापन है दोस्तों, सॉरी डेल्टा एक्स हमारा क्या है, फ्रिंजों का विस्थापन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोड़ दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।